चलो। साथियों नमस्कार, जय हिमाल। आप सभी का पहली बार इस पेज पर, जय हिमाल पेज पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब साथियों, हम इस पेज से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बातें करेंगे और शिक्षा से इतर विभिन्न पहलुओं को छूने का हम इस पेज में प्रयास करेंगे। और इस कड़ी में आज हमारा जो पहला प्रयास है, पहला एपिसोड है इस पेज से, और इस प्रयास में आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं दीपक कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज नारायण नगर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में मनोहर भड़जी हैं। इस कार्यक्रम को करने में हम लोग लगातार पहले से भी करते आए हैं और लगातार इस कार्यक्रम को हम होस्ट करेंगे। तो विशेषकर साथियों मैं आज बता दूं, हमारे जो खास मेहमान हैं, जो खास शख्सियत है हमारे साथ में बैठे हुए दीपक कुमार जी, उनसे हम तमाम प्रकार की चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज नारायण नगर में। इससे पहले आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भी रहे हैं। उसके बाद आप एलटी में रहे हैं, अध्यापन का कार्य आपने किया है। और प्रवक्ता आप पॉलिटेक्निक में रहे हैं, तकनीकी शिक्षा में भी आप रहे हैं, उच्च शिक्षा में आप वर्तमान में हैं। और मूल रूप से बात करें तो बागेश्वर जनपद के आप रहने वाले हैं। और सबसे पहले सर इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सर प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट, एक सुझाव लेना चाहूँगा। कल हम एक जो वीडियो डाला था, तो विनोद कफलिया जो एक हमारे दादा हैं, तो हाट के रहने वाले हैं, एक सुझाव उनका आया था कि जय हिमाल पेज से आप जो हिमालय में पाई जाने वाली जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन पर भी आप वीडियो बनाएं। और खान पान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उस पर भी आप वीडियो बनाएं। तो इस पर भी हम काम करेंगे, अपना एक शोध लेकर के आएंगे किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ। हम हिमालयी जड़ी बूटियों पर भी आपसे बात करेंगे। तो आज की इस श्रृंखला में मैं मनोहर भड़जी मेरे साथी हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि सर प्रश्नों के साथ आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, दीपक सर का बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया। तो सर आप सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि आपका जो बेसिक एजुकेशन से आप थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें जी। और उसके बाद आगे की जो आपकी एजुकेशन रही है, जो रुचियाँ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जी जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, और खासकर मनोहर सर को और धीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि एक मंच मुझे दिया, जिस तरह से मैं लोगों से और बाकी टीचर्स और बाकी जो और लोग मुझे देखने वाले हैं, आप लोगों से मैं रूबरू हो सकूँ। तो साथियों, अगर मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालदम, जो कि चमोली जिले में पड़ता है, वहाँ से हुई है। उसके पश्चात 5वीं के पश्चात में जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग गढ़वाल में जो है, वहाँ पे मेरा दाखिला हुआ। और 6वीं से 12वीं तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग में रहा है। 2007 में कक्षा 12वीं करने के बाद में मैं अल्मोड़ा आ गया था, और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से, जो कि अब विश्वविद्यालय बन गया है, उस समय कैंपस हुआ करता था जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय का। तो वहाँ से मैंने 2007 से लेकर 2010 तक मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा वहाँ किया जी। तो उसके बाद 10 से 11 में, क्योंकि उस समय जो बीएड था वो 1 वर्ष का हुआ करता था, तो फिर मैंने 11 में अपना बीएड पूरा किया। और 2013 में जो है मेरा एमएससी पूरा हो गया था फिजिक्स में। और उसके बाद से फिर मैं लगभग 2 वर्षों तक का मैंने अपनी प्रिपरेशन की तैयारी की। और उसके बाद में मैं से लगातार में जो सर ने मेरा जिससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया विभिन्न विभागों में, वहाँ पे मैं अपना कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। उस कस्बे से आप पढ़ के आए। उसके बाद जो आपके जो विज्ञान के क्षेत्र में अभी आप इस समय फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमारे जिस तुरंत क्षेत्र में जो महाविद्यालय है वहाँ पर आप जी सेवाएं दे रही हैं, और उसका लाभ हमारे बच्चों को मिल रहा है। तो गुरुजी, आपको ये रुचियों के बारे में थोड़ा सा, ये विज्ञान के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हुई आपकी, और ये फिर विज्ञान के क्षेत्र में ही आपने इतने बड़े उच्च शिक्षा में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं जी, इस पर आपके अनुभव। जी जी जरूर सर। तो विज्ञान की जो मेरी रुचि है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि एक तो बचपन से ही थी। और ख़ासकर जैसे मुझे ध्यान है कि जब हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे, तो जो विज्ञान की किताबें होती थी, तो विज्ञान की किताबों में सर क्रियाकलाप हुआ करते थे काफ़ी जी जी। तो बड़े छोटे छोटे क्रियाकलाप हुआ करते थे। जैसे मान लिया जड़ ही है, तो उसमें अलग अलग तरह की जो जड़ें हैं उनको देखना, और बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो होते थे घर पे ही कर लेना, कि जैसे मान लो पानी के गिलास को लेके है, कैंडल को लेके है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो धीरे धीरे
मेरी उस समय बड़ी, एक तो मैं अपने शिक्षकों को भी इसके लिए काफ़ी हद तक जो है धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी इस तरह का प्रयास उस दौर में था कि वो बच्चों के अंदर जो है हम रुचि जगा पाते थे, हम जैसे बच्चों के अंदर जी। उसको विज्ञान को लेके। तो धीरे 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 जैसे मैं उन प्रयोगों को करता जाता था तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर विज्ञान को लेके जो है एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। जी। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक विषयों के प्रति फिर धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ी, चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद में कक्षा 11वीं में, क्योंकि सभी के पास में एक बड़ा एक कन्फ्यूज़न सा होता है कि बायो ग्रुप लिया जाए कि मैथमेटिक्स ग्रुप लिया जाए। बिल्कुल। तो मेरी जो रुचि थी वो रसायन में ज़्यादा थी, रसायन विज्ञान में, और जी। फिजिक्स में काफ़ी थी। जी। बायो में भी थी। तो एक कन्फ्लिक्ट सा था उस दौर में कि कक्षा 11वीं में कि मैं बायो ग्रुप में हूँ या मैथमेटिक्स ग्रुप में हूँ। क्योंकि जहाँ पर से मैं आता था, मेरे पिता जो खासकर थे, तो उनकी जो पढ़ाई का स्तर था उतना ज़्यादा नहीं था कि वो मुझे उसमें एक तरह से इंटरफियर कर पाएँ कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो उन्होंने स्वच्छंद रूप से मुझे छोड़ दिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा हमेशा कि जब भी बच्चों के विषय चुनाव को लेके बात आती है तो मैं कहूँगा कि बच्चों का अगर हम छोड़ दें उनके विषय चुनाव को, ज़्यादा बेहतर होता है। मैं मानता हूँ कि जो अभिभावक होते हैं उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस मामले में। तो इस तरह से बच्चा जो है रुचि के हिसाब से अपने विषय लेता है। तो उसके बाद ही देन मैंने अपना जो 12th था वो पीसीएम ग्रुप से ही किया। फिर बीएससी में आना हुआ और एमएससी में भी लेके यही था कि कहीं ना कहीं दोनों विषयों में, रसायन और जो फिजिक्स मेरा था, इन दोनों में ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था अच्छा खासा। तो बात ये थी कि मैं किस विषय में लूँ। कहीं ना कहीं मेरा शुरुआती जो इंटरेस्ट था सर उस समय वो रसायन विज्ञान को लेके था। वो शायद इसलिए था क्योंकि ग्रेजुएशन में आते आते रसायन विज्ञान के टीचर मुझे बहुत अच्छे मिल पड़े। अच्छा। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि टीचर एक ऐसी एंटिटी है वहाँ पे है कि वो चाहे वो किसी भी विषय के प्रति कभी भी बच्चे को मोड़ सकता है। तो ये मेरा बड़ा साफ मानना है। तो उसके बाद केमिस्ट्री में बकायदा मैंने एमएससी में एडमिशन भी ले लिया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक अल्मोड़ा कैंपस में ही जो उसमें जो एचओडी थे फिजिक्स के, डॉक्टर एमसी दुर्गापाल सर, तो दुर्गापाल सर ने मुझे निजी तौर पे बुलाया। शायद उन्होंने मेरी मार्कशीट वगैरह देखी होगी और मार्क्स देख के मुझे उन्होंने कहा कि नहीं दीपक, तुम्हें जो है फिजिक्स में आना चाहिए। अच्छा। तो मैं मानता भी हूँ कि आज अगर मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो अपने जो सर हैं दुर्गापाल सर, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये मेरा शिक्षा का दौर रहा है। बिल्कुल जी सर। एक अध्यापक तो आपने सेकेंडरी लेवल में भी कुछ आपने एजुकेशन के कुछ वर्ष बिताए हैं। जी। और शायद हम लोग एक ही बैच के एलटी में, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप डाइट में भी हम लोग मिले। जी 2016 के आसपास। जी। उसके बाद फिर आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले गए। जी। पॉलिटेक्निक में भी आपने सेवाएं दी हैं। जी। फिर आपका इधर उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आपने काम किया। जी सर। तो आपके जो अनुभव हैं स्टूडेंट लाइफ में, जो सेकेंडरी का लेवल होता है उसमें बच्चा बहुत छोटा है। जी बिल्कुल। जैसे 10+2 करता है तो फिर वो हायर टेक्निकल के क्षेत्र में जाना चाहता है। जी। और जो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, फिर हायर एजुकेशन में आ जाते हैं। जी। तो ये बड़ा एक जुड़ा हुआ अपने सेक्टर हैं जो आप जहाँ आप काम कर रहे हैं। जी। इनके थोड़ा सा अनुभव इसमें कैसा चल रहा है और कैसे बच्चे मिले आपको? जी। तीनों स्तरों पर अगर मैं बात करूं सर, तो शुरुआती क्योंकि जो मेरा शिक्षण का कार्य रहा है तो वहाँ पे मेरा माध्यमिक रहा है। तो माध्यमिक में मैं देखता हूँ कि जैसे कक्षा 5वीं के बाद जब 6ठी क्लास में जब वहाँ पे बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो वो उम्र उनकी छोटी होती है। तो मैंने देखा है कि वो जो कक्षा 6वीं में वहाँ पे बच्चे आते हैं, खासकर मैं अगर बात करूँ तो 6, 7 और 8, इन 3 कक्षाओं की सर, इन 3 कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर क्यूरोसिटी का जो स्तर होता है सर वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब वो क्यूरोसिटी का स्तर मैं देखता हूँ कि वो पीजी तक में आपको बच्चों में नहीं मिलता है, क्योंकि उनमें एक नई नई चीज़ें सीखने की जो जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है। तो उस दौर में मैं देखता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, खासकर जहाँ तक बात उनके शिक्षण की आती है सर, मेरी कोशिशें हमेशा से रही हैं जब भी मैंने जिस भी लेवल पर सर शिक्षा में काम किया है, खासकर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो मेरा ये होता था कि मैं जब भी कोई विषय पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं था तो मैं गणित का टीचर लेकिन विज्ञान भी पढ़ाया करता था और कहीं ना कहीं विज्ञान के पढ़ाने को लेकर रुचि मेरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं देखता था कि जैसे उस दौरान कक्षा 6 और 7 वाले जो बच्चे होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स के सर थे तो वो चले गए थे तो उनका लैब का चार्ज मुझे मिला था, तो मैं कक्षा 6 और 7 के बच्चों को भी लैब में ले आया करता था। तो कक्षा 6 और 7 के बच्चों भी जो थे उन्हें माइक्रोस्कोप से मान लिया कोई झिल्ली दिखाना या रक्त कोशिकाएं दिखाना, तो बच्चों का बड़ा अच्छा इंटरेस्ट उनमें डेवलप होता है। या फिर जैसे मान लिया अगर मैं विज्ञान में ही मैं फूलों के भाग पढ़ा रहा हूँ या जड़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों से खुद एक पौधा निकाल के, कोई घास वगैरह का पौधा ला के उसकी जड़ें वगैरह दिखा के हम बताते थे कि अच्छा ये वाली जड़ है, ये वाली जड़ है। तो बच्चों के अंदर से एक स्वाभाविक इंटरेस्ट उस लेवल पे होता है। छोटी कक्षाओं की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम कक्षाओं से ऊपर को आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं
शायद सिलेबस भी ऐसा है और हमसे उम्मीद भी ऐसी की जाती है कि हम उसके बाद में जो है वो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं सिलेबस में वो आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद सर हमारी जो कोशिशें रहती हैं, मेरा जो वहाँ पे इंटरेस्ट था वो ये था कि जहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसको मैं सडनली एट द टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय अगर मैं उसको किसी भी तरह से शो कर पाऊँ तो मेरी कोशिश रहती है मैं उसको दिखाऊँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया मुझे एक डीसी मोटर का काम दिखाना है तो मेरी कोशिश वहाँ पे रहती थी, जैसे ठीक है मैंने ये कह दिया कि एक तरफ मेरा नॉर्थ पोल है, एक तरफ और साउथ पोल है और बीच में मान लिया आर्मेचर है, तो मेरे हाथ में कॉपी होती थी या किसी बच्चे से मैंने कॉपी मांग ली और कॉपी से मैंने कह दिया कि देखो इस तरफ कुछ इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो पढ़ाना होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे तरीकों से खुद को जो है इन्वॉल्व महसूस करते हैं वहाँ पे, तो इससे जो होता है पढ़ाने का उनका तरीका धीरे धीरे अच्छा होते जाता है, बेहतर होते जाता है। जहाँ तक बात करूँ सर मैं तकनीकी लेवल पे, तो तकनीकी लेवल पे क्योंकि वहाँ पे जो है बच्चा केवल हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ता है जी, तो फर्स्ट ईयर में उसका जो सर होता है सिलेबस जो होता है वो बेसिक फिजिक्स का होता है और देन उसके बाद में सेकंड और थर्ड ईयर में सर जो होता है वो अपने रिस्पेक्टिव जो उनके ब्रांचेस होंगी, कोई सिविल की तैयारी पढ़ाई करेगा या फिर कोई जो है इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करेगा, तो उसमें जो फिजिक्स होती है सर वो बहुत ही बेसिक स्तर की फिजिक्स होती है। लेकिन फिर भी मेरी वहाँ पे कोशिश रहती थी कि कैसे मतलब वहाँ पे हम तरीकों को और बच्चों को इंडल्ज कर पाएँ उसमें। जैसे मुझे बड़ा अच्छा एक आपके कहने से मुझे ध्यान आया कि वहाँ पे एक लड़का था वो कॉमर्स का था, क्योंकि उसका 11th-12th उसने कॉमर्स किया था, हाई स्कूल तक उसने साइंस पढ़ा होगा तो पॉलिटेक्निक में हमारे आ गया था। आई थिंक कहीं किच्छा या नमसिंह नगर का बच्चा था। तो एक दिन मैं टोर पढ़ा रहा था सर, जिसको हम लोग बलागुन बोलते हैं हिंदी में, टोर पढ़ा रहा था। तो जब मैं टोर पढ़ा रहा था तो मैं वहाँ पे दरवाजा था, तो दरवाजे में मैंने क्या किया कि मैंने चौक से ही जो है उसमें एक सीधी लकीर खींची और मैंने कहा देखो बेटा ये है रेडियस, और अब मैंने अलग अलग दरवाजे के अलग अलग हिस्सों से दरवाजे को पकड़ के घुमाना चाहा कि किस तरह से। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जब हैंडल सबसे किनारे पे होता है ना तो यहाँ से हमको सबसे कम ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो है उस फोर्स के लिए मैंने कहा कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि रेडियस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे सर जब हम ऐसे तरीके हम अपनी पढ़ाई में लाते हैं तो बच्चे सर कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो मुझे ध्यान है सर ये कंसेप्ट जब मैंने उस दिन टोर का बच्चों को पढ़ाया था तो समीर उसका लड़के का नाम था, तो समीर ने जैसी क्लास खत्म उसके बाद उसने कहा सर आज मज़ा आ गया। मतलब एक कॉमर्स वाला बच्चा जो कक्षा 11 में कॉमर्स पढ़ रहा था, जब उसने मुझे ये कहा कि सर मज़ा आ गया, तो मैंने एक तरीके से मानिए वो मेरे लिए पूंजी थी बिल्कुल जो मैंने एक तरीके से खुद अपने पास इसलिए रखी कि मतलब मैं उस बच्चे को जो शायद जिसका काफ़ी समय तक साइंस से वो हट चुका था तो उसके बाद भी मतलब उसका इंटरेस्ट रह गया। तो मेरी कोशिश सर हमेशा यही रही है। बाकायदा अगर मैं कॉलेज की बात करूँ सर, क्योंकि तीसरा स्तर मेरा कॉलेज का रहा है, तो यहाँ पे भी जैसे बीएससी का सर जो हमारा स्तर है, खासकर हमारे यहाँ पे जैसे मैकेनिक्स है और बाकी चीज़ें चलती हैं बीएससी में, तो मुझे आजकल जैसे मैं वेव मोशन वगैरह पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, तो मैंने सर हमेशा देखा है कि जैसे हमें विज्ञान शिक्षण की मुझे एक बड़ी आसान चीज़ लगती है कि इसमें हमें समझाने के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा गूढ़ चीज़ें नहीं होती हैं, हम अगर कनेक्टेड महसूस करा के अगर बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो बड़ा आसान होता है। जैसे मान लिया मुझे बीच में वेव मोशन पढ़ाना, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पढ़ाना था, तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक धागा रखा हुआ था, उसी धागे से मैंने एक नट था वहाँ पे, नट को बांध दिया, एक सिंपल पेंडुलम बना दिया और उसी पेंडुलम को बना के मैं ऑसिलेशन करके दिखा रहा था कि देखो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, करा के दिखाया। तो बच्चे क्या करते हैं सर ऐसे में, तो आपको बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं ये जुदा नहीं है बल्कि कनेक्टेड है। तो ये तरीके होते हैं सर। उन्हें तो सर हर लेवल की, जैसे मैंने माना कि कमियां तो नहीं कहूँगा, बट ये मानूंगा कि चुनौतियां जो है हर जगह पे हैं। बेसिक लेवल पे भी होती हैं, ऊपरी लेवल पे भी होती हैं सर। तो सर लेकिन वही है कि जैसे अगर हम कनेक्टेड होकर अगर बच्चों को पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर से समझ भी एक पैदा होती है। और इसमें सर एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा जो मैं हर स्तर के बच्चों के लिए बात करना चाहूँगा कि चाहे वो हमारे बेसिक एजुकेशन में जो साथी है वो मतलब पढ़ा रहे हैं वो भी इस बात को महसूस करेंगे, फील करेंगे। वो ये है सर, सबसे पहला हमारा जो बच्चे के साथ में है वो भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है। अच्छा, ये सर मेरा अपना जो है मैंने महसूस किया है अपने पूरे तब से लेकर आज तक के अपने पढ़ाने में कि जब बच्चा आपसे इतना खुला हुआ है कि वो अपनी मन की कोई भी बात आपसे कह पा रहा है, तो उसके बाद सर मैंने देखा है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी है उसके सीखने के और आपकी इमोशनल अटैचमेंट के बीच में। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अभी शुरुआत में अपनी बात जो की कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों से की है, तो मैंने देखा कि कक्षा 6, 7, 8 में जब मैं जेएससी में था तो वहाँ पे जब मेरा कोई खाली पीरियड होता था और अगर मान लिया उन बच्चों का भी उसमें कोई खाली पीरियड है, वो सर खींच के ले आते थे अपने पास में कि सर चलिए हमें पढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो उनका इमोशनल अटैचमेंट है कि वो मेरा हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं सर चलिए आप क्लास पढ़ाइए कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जब इमोशनली अटैच सर बच्चों से होंगे
तो उनके अंदर स्वाभाविक जो सीखने की क्षमता होती है सर वो बढ़ती जाती और है। अनुशासन भी अपने आप डेवलप होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे सर। तो ये मेरे अनुभव रहे हैं सर। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपके अनुभव हाँ, काफी अच्छे हैं और यही हमको भी लगता है, हम भी शिक्षण कार्य से जुड़े जी हैं। जी जी। तो बच्चों से अगर नॉर्मली विज्ञान की बातें कर रहे हैं तो बच्चा किताबों में डेफिनेशन ढूंढने लगता है, बिल्कुल। एक्चुअल में वो जुड़ा नहीं हो रहा ना उससे। जी, जी, जो जी। आप कह रहे हैं जैसे कि हमने टॉर्क को समझाया जी, जी। या सिंपल पेंडुलम को समझाया, लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल तो जी। बच्चा उसको आत्मसात कर लेता है और सोचता है कि मैंने ही किया है, मैं खुद वैज्ञानिक जी, बन गया जी, हूँ। जी, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही शिक्षण होना भी चाहिए सर। जी जी और सर अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जी। आप सर साहित्य में भी रुचि आप रखते हैं, जी। अगर आप दर्शक देख पा रहे होंगे तो हमारे पीछे किताबें भी हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ रेत समाधि गीतांजलि श्री के जी, जी। बुकर जी, जी, जी। प्राइज मिला जी, था जी, इसको, प्राइज मिला है। रामचंद्र गुहा की दिख रही है, कश्यप मनोहर श्याम जोशी जी की। जी जी। तो आपको साहित्य की काफी किताबें दिख रही हैं और जबकि आप टीचर, आप साइंस के हैं जी जी। और हमने ये भी सुना है कि आप काफी अच्छी समीक्षा भी लिखते हैं। जी। तो थोड़ा सा सर ब्रीफ में आप ये बताएंगे जी। कि साइंस का स्टूडेंट होते हुए आप में साहित्य की जो रुचि जगी, थोड़ा सा ये कैसे हुआ? जी जी जरूर सर। सर एक्चुअली ये जो साहित्य के प्रति मेरी रुचि थी ये मेरी शुरुआत होती है सर बचपन से ही। अच्छा। अब बचपन से सर क्या होता है कि जैसे आजकल तो खैर मुझे, मैं जब यहाँ पे भी आया था, मैं बुक स्टोर्स में गया तो आज के टाइम पे सर जो किताबें हम पढ़ा करते थे बचपन में, जो पत्रिकाएं खासकर जो हम पढ़ा करते थे, आज मैं देखता हूँ कि लगभग वो गायब हो चुकी हैं सर बाजार से। उसके दो कारण हैं सर। एक तो क्या है कि उनकी मांग नहीं है, और जहाँ वो डिमांड और सप्लाई वाला कंसेप्ट खराब हो जाता है तो फिर वो चीज़ें आएंगी नहीं स्वाभाविक है बाजार में। तो मेरा जो सर जो शुरुआती होता है वो होता है बचपन में, जब मैं था तो हमारे टाइम में सर कॉमिक्स आया करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 95 to 2000 वाली। अच्छा। तो कॉमिक्स आया करती थी, राज कॉमिक्स आया करती थी, तो एक शेयरिंग भी होती थी उस समय। तो आदमी बच्चा ऐसी बहाने सर कॉपरेशन भी सीखता था जी। कि कैसे एक दूसरे के, मैंने उसको कोई किताब दे दी, उसने मुझे किताब दे दी। आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलता। तो उसके बाद सर वहाँ पे जैसे बचपन में चंपक आया करती थी, शायद आप लोगों ने भी सर पढ़ी होंगी जरूर। तो चंपक है, नंदन है, बालहंस सर आया करती थी, नन्हे सम्राट सर आया करती थी। तो वहां से सर मेरा इन कहानियों के प्रति जो है एक तो इससे इंटरेस्ट जगा। दूसरी चीजें सर उसमें क्या होती हैं, जैसे नंदन और इस तरह की जो किताबें हुआ करती थी उसमें कई बार ऐसे उसके अंदर पहेलियां होती थी कि क्वेश्चंस होते थे। पहेलियां होती थी कि बिल्ली यहाँ पे है और यहाँ पे दूध का बर्तन रखा हुआ है, यहाँ तक पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें एक तो बच्चा सर अपना इंटरेस्ट भी एक देखता है और कहीं ना कहीं एक सूझबूझ से उसको हल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरे शुरुआती साहित्य की। देन धीरे, जैसे मैंने बताया सर अपना ये जो उसके बाद की जो 6वीं से 12वीं तक की जो मेरी एजुकेशन रही है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से रही है। और नवोदय विद्यालय सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देता है एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करने की। तो मैं जैसे ही वहाँ गया सर तो लाइब्रेरी में जब मैं गया तो मैंने किताबें देखना शुरू किया। उसके बाद मेरी जो शुरुआती किताबों में जिनमें मेरा सर इंटरेस्ट जगा वो एक तो कहानियों की तो किताबें हुआ करती थी। तो धीरे धीरे शरद चंद्र की कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं, या अगर मैं विश्व साहित्य के बारे में बात करूं लियो टॉलस्टॉय हैं, एंटोन चेखोव हैं, तो इनको सर पढ़ना शुरू किया। तो धीरे 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 वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप होता रहा। फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद हम विषयों पे ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पढ़ना थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं कम हो गया था। उसके बाद फिर हाल ही के दौर में जैसे उसके बाद जब नौकरी में जब आना शुरू हुआ तो उसके बाद सर एक तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्थिति ठीक हो जाती है, तो काफ़ी फिर उपन्यास वगैरह पढ़ना शुरू किया। तो हाल ही में फिर जो अब आज के टाइम पे मेरी सर ये स्थिति है कि जैसे कोई भी नया उपन्यास जब बाजार में आता है तो कुछ दिनों में ही मैं उसको अपने पास ले लेता हूँ, भले ही जितना टाइम ना हो पाए उसको 2 महीने बाद पढ़ लिया, 3 महीने बाद पढ़ लिया। लेकिन अच्छी किताबों का सर एक संकलन रहता है और मुझे लगता है कि वो पढ़ना भी चाहिए, वो हर किसी को जरूरी है। तो इस तरह से साहित्य में रुचि मेरी। बहुत बढ़िया है सर, साहित्य में आपकी रुचि है साइंस के साथ साथ। हाँ, थोड़ा सा मैं मुझे वो दौर याद आ रहा है सर जब हम बीएससी करते थे सर। जी जी। तो उसमें जो क्वेश्चन आते थे या 10 ऐसा भी दौर, तब सेमेस्टर तो था नहीं जी, 10 प्रश्न आते थे, कोई 5 प्रश्न हल करो, ये भी हमने दौर देखा जी है। जी जी। और ज्यादातर जैसे बहुत सारे थ्योरम्स आते थे परिधि को सिद्ध करना। जी जी। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि एक बार हम सेमिनार में गए थे, भीमताल में लगा था ये, उसमें IIT रुड़की प्लस कानपुर के टीचर्स आए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैंने कहा सर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 आते हैं और थ्योरम्स आती हैं। जी जी। तो उसने कहा थ्योरम्स आते हैं, हम लोग तो थ्योरम वगैरह कुछ देते नहीं है, हम जो थ्योरम होती है उसकी एप्लीकेशन देते हैं। हाँ, हर बार नई उसकी एप्लीकेशन देते हैं, उस पर हम काम करते हैं। जी जी। तो मैं थोड़ा सा आजकल क्या क्वेश्चन किस तरह के आजकल सेमेस्टर भी हो गया, जी जी, किस तरह से के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जी जी। थ्योरम्स ही वही है जी जी या क्या आजकल? जी जी सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। कहीं ना कहीं ये मेरी भी इच्छा थी जो आपने कहा कि जब उन्होंने IIT रुड़की या IIT कानपुर ने जब ये कहा कि हम एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ सर हमारे विश्वविद्यालय में जो ढांचा है
वो जब मैं पढ़ता था और आज जब मैं उन पेपरों को देखता हूँ जो बच्चों के आते हैं, खासकर जब सेमेस्टर इंक्लूड हो गया है, उसके बावजूद सर प्रश्नों का स्तर भी और वो जो चुनाव वाली पद्धति है वो भी सर लगभग लगभग उसी तरह की है। ये जरूर होगा कि उसमें पेपर ज्यादा मार्क्स का था, आज कम हो गया है कहीं ना कहीं। तो जैसे उस समय आपका ज्यादा का था, आज थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है सर एक वही मतलब जो शायद मैं मानता हूँ कि खामी है हमारे उसकी सोसाइटी की या और एजुकेशन सिस्टम की खासकर, कि जो हम पुराना ढर्रा सर चले आ रहा था हम उसी को बनाए रख रहे हैं। कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वाला पोर्शन जो है सर उसमें एक दो प्रश्न उसके एप्लीकेशन पोर्शन के आज भी आते हैं सिलेबस में, मतलब इसमें परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी सर वो उतने पूर्ण नहीं है जितना कि मतलब मेरा मानना है कि होना चाहिए। और खासकर जैसे थ्योरम वगैरह हैं या बाकी इस तरह के सब जो मतलब चीजें हैं, तो मेरा मानना है कि अगर उसमें एप्लीकेशन वाला पोर्शन अगर डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे की कंसेप्ट को सीखने की इच्छा बढ़ेगी, उसको याद करने की इच्छा सर कम हो जाएगी। आज के टाइम पे सर बच्चा क्या है कि कोई भी थ्योरम है या कोई भी मान लिया लंबा डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से इतना मैं समझता हूँ कि बच्चे की वो ये होती है कि मैं उसको स्टेप याद कैसे रख सकूँ, जबकि वो उसके एप्लीकेशन पोर्शन में सर कम ज्यादा उलझ हो जाता है। तो ये अगर मान लिया ऐसा अगर सरकार अगर या जो सिस्टम आने वाले टाइम में होता है तो सर ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर। तो सर अब थोड़ा सा मैं इस पर बात करूँ, आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं जी। तो एक तो ये कि शिक्षा को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, दूसरा तो बच्चे फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टफ भी मानते हैं बच्चे ना, उसमें मैथमेटिक्स वगैरह भी होती है, तो उस फिजिक्स को हम कैसे थोड़ा आसान बनाएं या शिक्षण को थोड़ा सा कैसे आसान बनाएं? जी। तो अगर मैं सर बेसिक अगर मैं ओवरऑल अगर उससे अगर देखूं सर ना, टोटली अगर मैं एक वैसे बात करूं क्यूरेटिव रूप से अगर मैं शिक्षण की बात करूं, तो शिक्षण में सर ये होगा कि जैसे जैसे मैं शुरुआती जो मैं अपना अनुभव बता रहा था आपको कि कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिशें हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम बच्चों को कनेक्टेड महसूस कराएं। उसके लिए सर दो चीज़ें होती है, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरा मानना ये है कि जैसे ही कक्षा 10 जैसे सर हम पास करते हैं, उसके बाद सर मुझे लगता है कि और विषयों में भी होता होगा और फिजिक्स में तो मैंने खास करके देखा ही है, एक एब्रप्ट चेंजेस होते हैं सर। वो एक मतलब एक बिल्कुल एक कंटिन्यूअस चेंजेस नहीं होते हैं। कक्षा 10वीं तक हम लोग देखते हैं बच्चा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहा है या बेसिक जो फ्रैक्शन है वो पढ़ रहा है, उनका एडिशन पढ़ रहा है या ब्याज वगैरह के सवाल पढ़ रहा है। जैसे सर बच्चा कक्षा 11 में आता है उसका कैलकुलस आ जाती है, वो कैलकुलस सर उससे पहले उसने कभी सुनी नहीं होती है, इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो पहली बात तो मैंने सर कई बार मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ कि जो एमएससी तक आ गए हैं, लेकिन अगर उनसे ये सवाल कर दिया जाए कि भाई उससे पहले जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे थे वो समेशन यूज कर रहे थे और यहाँ हम इंटीग्रेशन यूज क्यों कर ले रहे हैं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके आधारभूत चीजें जो है उसको पता ही नहीं गई हैं। तो मेरा मानना सर ऐसा है कि खासकर जो फिजिक्स के अध्यापक होंगे हमारे, वो उनको ये पहला काम जरूर करना चाहिए कक्षा 11 में, कम से कम सर वो पहले 20 दिन या लगभग 1 महीना उन गणितीय चीजों को सर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि उसमें सर दोनों तरह के बच्चे होते हैं, मैथ्स वाले भी होते हैं, बायो वाले भी होते हैं। मैथ्स वाले तो सर फिर भी इसको मतलब देर से समझ जाते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में आता है। बायो वाले बच्चे सर क्या करते हैं, हमारे बायो वाले बच्चे बाद में हमारे इंटीग्रेशन भी रटने लग जाते हैं क्योंकि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये है कि उनको पढ़ाया नहीं गया है। तो मुझे लगता है सर कि फिजिक्स में खास करके फिजिक्स के टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए या बिल्कुल उनको मानना भी इस बात को चाहिए कि वो शुरुआती दौर जो है सर वो यही करें कि शुरुआत में जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा दिया या इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, जिनकी जरूरत उनको मतलब जो बायो वाले बच्चों को भी कक्षा 11 और 12 में पढ़ेगी सर। एक तो इससे करें, तो कहीं ना कहीं से मैंने देखा कि अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के दिमाग में ये वाली बात है कि फिजिक्स टफ होती है, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कम जरूर होगी। और दूसरी बात सर ये है कि जैसे हमने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, हम जितना मतलब उसको इंडल्ज कर सकें प्रोसेसेस में। जैसे आप देखिए सर फिजिक्स अगर हम बेसिक बात करें, फिजिक्स क्या है कि हमारे चारों तरफ फिजिक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने स्टैंड में अगर किताबें रखी हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वेट बैलेंस हो रहे हैं, इसी की वजह से ढह नहीं रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। लाइट सर मुझे दिख रही है, बल्कि जैसे आजकल बारिश का सीजन है तो इंद्रधनुष हमें दिखता है, तो वो कोई चमत्कार तो नहीं है, वो सिंपल एक फिजिक्स है कि वहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। तो अगर हम बच्चों को सर ऐसे सिखाएं कि बच्चों को ये लगे कि हर घटना मेरे आसपास जो हो रही है वो कहीं ना कहीं सर जो है फिजिक्स में कनेक्टेड है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कई बार बच्चों को मैं समझाता भी हूँ कि जैसे मान लो आजकल ये वाटर प्यूरिफायर सर जनरली सामान्य घरों में भी आने लग गए हैं। तो बच्चों से कहता हूँ कि देखो जब हम वो प्यूरिफायर पूरा भरा हुआ होता है उस समय जब हम उसका नल खोलते हैं तो पानी तेज आता है, और जैसे उसका उसमें पानी कम होने लगता है तो उसमें पानी की स्पीड भी कम होती जाती है, जबकि पानी जो है नल से ऊपर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि उसको आना भी तेज चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को प्रेशर की चीजें जब समझाते हैं, बेहतर उनके कंसेप्ट होंगे ना सर, तो अगर जब बच्चे खुद को कनेक्ट महसूस करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर सर उनको फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये चीजें होंगी सर जो मैं चाहता हूँ कि मतलब
एक लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट जो है ये हर लेवल पर सर इम्प्लीमेंट किया जाना बड़ा जरूरी है। नहीं नहीं बिल्कुल सही सर। जी। वो तो अपने साथ मतलब जोड़ के जी व्यवहारिक बिल्कुल में जोड़े तभी हम बिल्कुल साइंस को समझ सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मनोहर सर के पास आऊंगा। हाँ सर बिल्कुल, आओ करके सीखने वाला जो सिद्धांत है विज्ञान जी, को, जी, वो जी। सबसे अच्छा है। जी जी उसके बाद कुछ बच्चों के लिए आपके द्वारा आपने जो जो बुक्स अभी तक पढ़ी हैं या फिर जी, जी। जिनमें जो बुक्स आपको ठीक लगती हैं जी जी बच्चों के अपने उसके अकॉर्डिंग जी, जो जी। उनके फेवर में हो, जी 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 कुछ बुक्स हैं आपको राइटर्स के नाम या बुक्स को जी, आप जी, जी। रिकमेंड करते हैं, तो जी, आपकी जी, तरफ जी। से बच्चों के लिए जी जी या मैसेज या जी, फिर जी। उन बुक्स को प्रिपेयर करें बच्चे। जी 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 जैसे ज़रूर सर, मैं जैसे क्योंकि सर साहित्य में रुचि है और जी। साहित्य में जब मैं रुचि कहता हूँ सर अपनी, तो वो केवल हिंदी साहित्य में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं वो हर तरह के जॉनर की जो किताबें होती हैं उनमें होती हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं कुछ बेसिक किताबों की बात करूँ जो बच्चों को बच्चों को पढ़नी चाहिए, साथ साथ में हम टीचर्स को भी सर ज़रूर पढ़नी चाहिए, जी क्योंकि उससे सर दो फायदे होते हैं। मेरा जो अपना अनुभव रहा है पढ़ने के दौरान, वो है कि जब हम सर अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सर हम विषयों के प्रति भी एक कनेक्टनेस बनाते हैं अपनी। अदरवाइज सर बच्चों को क्या लगता है कि इतिहास अपने आप में एक अलग विषय है, राजनीति विज्ञान अपने आप में एक अलग विषय है, और अपने आप में मान लिया कोई ज्योग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। वो अलग है, ऐसा सोच लेते हैं। जी ऐसा कुछ सोच लेते हैं सर। हाँ। या इवन जैसे काफी हद तक की बात है, हम ही को समझ, जब हम लोग पढ़ते थे हमको भी ऐसा लगता था कि फिजिक्स अपने आप में एक बिल्कुल अलग चीज है, उसका केमिस्ट्री से कोई ऐसा लिंक नहीं है या हाँ। बॉटनी वगैरह से लिंक नहीं होगा। तो जबकि मेरा मानना ये है कि हम एक कनेक्टेड, जब हम एक अप्रोच रखते हैं सारे विषयों के प्रति, तो इसके लिए सर पढ़ना जरूरी होता है। तो जैसे मैं खासकर अगर मैं बच्चों के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो बच्चों को प्रेमचंद को सर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं सर वो मानसरोवर नाम से उसमें आती हैं, और उनकी जो सारी लगभग 300 कहानियां हैं वो 8 भागों में, 8 मानसरोवर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक आपकी आती हैं, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरा, अगर जैसे जनरली क्योंकि हमारे मानव विकास के क्रम को सर हमारा समझना बड़ा जरूरी है, जो मुझे लगता है, फिर चाहे वो बच्चे हों चाहे शिक्षक हों। तो दो किताबें सर मैं इसके लिए खासकर मैं रेकमेंड करूंगा। एक तो सर राहुल सांकृत्यायन जी की मानव समाज है, वो जरूर मैं मानता हूँ कि पढ़नी चाहिए। और दूसरा, हाल ही में सर लगभग कुछ सालों पहले एक बड़ी फेमस किताब आई है, एक इजरायली हिस्टोरियन है युval नोआ हरारी, उनकी किताब है सेपियंस, जो कि हिंदी में भी अनुवादित है और अंग्रेजी में भी। जी जी सेपियंस, जी जी जी। तो ये बहुत उम्दा और बहुत बेहतर जिसे कहते हैं सर किताब है। और ये किताब सर मैं हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ना शुरू किया है, और किताब का नाम है सर 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया। जिया मोदी की किताब है, इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने सर वो पब्लिश की है। तो उसमें सर 10 ऐसे रिमार्केबल जजमेंट हैं हमारे भारत के, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, जिसकी वजह से मतलब इंडिया की तरह से कहते हैं तस्वीर बदली। जैसे खासकर जैसे उसमें पहला ही केस जो है वो केशवानंद भारती मामला जो है, तो जी 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 1973 वाला। तो मुझे लगता है सर खासकर जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं कि, या अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है संविधान, तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जिन भी लोगों ने हमारा संविधान बनाया, मतलब कितनी खूबसूरती से और कितनी विद्वता से उन्होंने संविधान तैयार किया है। तो ये लगभग 2-3 किताबें थी सर जो मैं खासा रेकमेंड करना चाहूँगा कि हर किसी को लगभग ये किताबें पढ़नी चाहिए सर। जी सर, आपने अपने कॉलेज में कुछ ऐसे जो प्रयास किए हैं कि जिससे बच्चे जुड़े हैं और उनकी करियर से कुछ उनको बेनिफिट मिले, कुछ इस तरह के इनोवेटिव आपने कुछ किया हो? जी 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 सर, हाल ही में सर हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो इसके लिए सर मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि ये जो एक शुरुआती पहल थी सर, हमारे यहाँ पे दिनेश कोहली सर हैं राजनीति शास्त्र में, और रोहित पांडे सर हैं इतिहास में, और मैं यहाँ पे हूँ। तो हम तीनों का सर एक दिन हम लोग साथ में ऐसे ही बैठे हुए थे अचानक से, तो अचानक से ख्याल आया कि जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि कॉलेज के सर हमारे बच्चे उस उम्र में हैं जैसे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 12वीं के बाद ही हैं, तो बहुत सारे वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा मानना था कि जैसे उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर, मतलब जिनके लिए कोचिंग अफोर्ड कर पाना या और शहरों में जा पाना तैयारी के लिए मुनासिब नहीं था। तो हमारी सर वहाँ पे कोशिश रही कि क्यों ना, अगर हम इस स्तर तक आ गए हैं और खासकर हम सभी उन्हीं गाँव घरों के परिवेश से आते हैं, तो हमें उनकी जो नीड है वो पता है, तो क्यों ना हम एक नई पहल करें। तो हम लोगों ने सर ये किया कि अपने कॉलेज में ही जो है हमने लगभग 2-2.5 बजे के बाद में जो है कॉलेज में हम लोगों ने ये किया कि जैसे मान लिया मेरा सेक्शन था, तो मैंने विज्ञान, करंट अफेयर और रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। और सर ने जो है राजनीति, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ाना शुरू कर दिया। इतिहास वाले सर ने इतिहास कर लिया, और बाद में इसमें एक हमारे और साथी हमसे जुड़े नितिन कुमार सर हैं हिंदी में, उन्होंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर इससे क्या हुआ कि एक तो वो बच्चे हमसे पहले से ही एक तरह से घुले मिले थे, तो उनके जो हमारे साथ, और दूसरा हमारे साथ टाइम की बाउंडेशन नहीं थी कि जैसे कोचिंग में अगर जाएंगे तो वहाँ पर उनका एक खास टाइम का दायरा रहेगा। हमारे साथ था, हमारे साथ हमारा एक फ्लेक्सिबल मूड था कि जब भी हमने चाहा, जैसे आज मान लिया सर को टाइम नहीं होता तो मैंने कहा चलिए मैं आज क्लास में ले लेता हूँ। तो इस तरह से सर हमने वहाँ पे नई पहल की, और धीरे धीरे काफ़ी बच्चे सर उसमें जुड़ते रहे हैं, और ये प्रयास सर लगातार हमारा भी जो है वहाँ पे चल ही रहा है सर। तो हम 3-4 शिक्षकों की बदौलत हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है,
और जिससे कि मतलब हमें भी खुशी मिलती है सर कि हम एक सोसाइटी को जिसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी वाली बात, बहुत तो बढ़िया बात ये है। हम दे पा रहे हैं सर। हाँ सर, ये बहुत इंटीरियर एरिया है यहाँ पर। इस तरह से पढ़ाने वाले लोगों की भी यहाँ पर है, कम है मतलब, जी जी जो उनको बच्चों को थोड़ा सा अपने आइडिया दे दें या फिर अपना अनुभव दे दें। शहरों में तो जी कोचिंग जी मिल हाँ, जाती तो है मिल आराम जाते से। हैं। जी जी तो इस यहाँ वाले नहीं तो पता ये ना। आपकी पहल है, ये बड़ी उम्दा है सर। हम जी, तो जी। बच्चों से भी जो हमारे इस एरिया में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपसे संपर्क कर लें। जी जी जरूर डिग्री कॉलेज नारायण नगर में जी जाकर जी के, जी जी जो बाहर के भी हैं, हालांकि आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे जी, सभी जी, हैं, जी, जी, इंटर जी। करने के पास बाद जी, तो जी, वो जी। पढ़े रहे होंगे जी कहीं ना जी कहीं। जी जी तो आप लोग जरूर सर के से संपर्क कर लीजिए, वहां पर अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिससे आपकी जो फ्यूचर की जो सीढ़ी निर्धारित होनी है, इस लेवल से ही आप लोगों ने तैयारी शुरू कर देंगे। तो खड़ाई जी, अब आपका कोई क्वेश्चन सर के सर साथ जैसे हम औपचारिक अनौपचारिक बातें कर रहे थे, जी 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 तो आपने बताया था पीसीएस जी, जी। 2 बार इंटरव्यू आप दे चुके हैं। जी, जी। तो थोड़ा सा सर मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे बच्चे सुनेंगे इसको, जी, जी। थोड़ा सा मार्गदर्शन कि पीसीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जी। या पीसीएस इतना बड़ा एग्जाम है, जी, जी। बहुत हवा भी बनाए रखते हैं जी, जी, लोग। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ना? जी, थोड़ा जी। सा आप इसका जी, मार्गदर्शन कर दीजिए। जरूर सर, जैसा सर आपने बताया कि 2 बार पीसीएस के इंटरव्यू तक का पहुंचा, तो मैं बता दूं सर, अभी दर्शकों को बता दूं हमारे कि मैं पहली दफा तो मैं पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचा, मैंने इंटरव्यू दिया था। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं सर, कहीं पे कोचिंग ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे या मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं कर सकते थे। तो मैं जब वहाँ पे गया तो सर बहुत सारी चीज़ें देखी, बल्कि मैं एक वाकया इसमें बताऊँ कि जब मैं लोक सेवा आयोग गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे पहले क्योंकि लेक्चर वगैरह का इंटरव्यू दिया था तो फॉर्मल पैंट शर्ट में दिया था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे दिमाग में यही था कि सब ऐसे ही आते होंगे। तो जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो मैंने देखा कि उन सभी लोगों में इकलौता मैं ही था जो पैंट शर्ट में था, बाकी लोग कोट पैंट और टाई मार के हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा एम्बरेसिंग भी फील हुआ वहाँ पे अच्छा। इस बात को लेके कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, कि इसको पता भी नहीं है चीज़ों का करके। हाँ। तो उसके बाद ये रहा, तो उस बार इंटरव्यू दिया सर, लेकिन मैं ओवरऑल मेरिट में नहीं आ पाया कहीं पर भी। अच्छा। दूसरी बार सर फिर दोबारा पीसीएस का दिया, तो दूसरी बार एक तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट हो चुका था काफ़ी कि क्योंकि कहीं से कोचिंग की नहीं थी, तो खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी थी, तैयारी की थी अपनी। और खासकर नौकरी के बाद की बात है सर, नौकरी के साथ साथ ही मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा। जी जी जी, ये उससे पहले के नहीं, उसके बाद ही पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा जब दिया तो प्रीलिम क्वालिफाई हो गया था, और मेंस सर मैं इतना कॉन्फिडेंट था उस बार मेंस के लिए। मैं मेंस के रिजल्ट आने से पहले जब साथ वाले कहते थे कि नहीं आपका तो हो जाएगा, तो मैं कहता था मेरा श्योरली हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब मैं पिछले बार मैंने इससे थोड़ा कमतर ही लिखा था, और जब मैं मेंस क्वालिफाई कर चुका था तो इस बार तो मैं काफी अच्छा लिख के गया हूँ, क्योंकि अनुभव हो चुका था एक बार, रीजन ही था। तो जब रिजल्ट आया तो मैं, लेकिन सर वो क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे स्टेट में खासकर जो पीसीएस की तरह के एग्जाम होते हैं, इवन लेक्चर के भी होते हैं, उनमें सर पूरी प्रोसेस होने में 2-3 साल का वक्त लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये रहा कि मैं इंटरव्यू आते आते बाद में मुझे महसूस होने लगा, क्योंकि कि नहीं, मैं जिस तरह का आदमी हूँ, मेरी शख्सियत जिस तरह की है पढ़ने पढ़ाने वाली, तो पढ़ना पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर काम है, और वो काम ऐसा है जिस काम में शायद मैं खुद को ज़्यादा काबिल भी समझता हूँ, ज़्यादा बेहतर भी कर सकता हूँ। तो दूसरी दफ़ा सर फिर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया था। जबकि मैंने मेंस के अपने मार्क्स देखे तो बहुत अच्छे थे, और मेरा अभी भी मानना है कि अगर मैं इंटरव्यू देता और मुझे अगर ठीक ठाक से थोड़ा सा नंबर मिल जाता तो मैं सिलेक्टेड था। जी जी जी। अब सर एक्चुअली सर उसके दिमाग में ये भी था कि मैं अगर इंटरव्यू देता हूँ तो दिमाग में था कि मेंस अच्छा रहा है, कहीं अगर सिलेक्ट हो गया तो कोई एक सीट खराब ना हो जाए करके, तो दिमाग में सर एक ये इशू था मेरा वहाँ उसमें। तो पीसीएस के बारे में जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे, हमारे दर्शक जो हैं, साथी जो हैं हमारे, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक मैंने एग्जाम नहीं दिया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा मुश्किल एग्जाम है। मुझे लगता था कि जैसे सर ने कहा कि हवा बना दिया जाता है पीसीएस को के एग्जाम को लेकर खासकर। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस बात को आप दिल से ही निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, कोई मुश्किल एग्जाम है, ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम है जैसे बाकी एग्जाम है। हाँ, जरूर थोड़ा सा इसमें आपके विषय के प्रति जो है वो डेप्थ आपसे मांगी जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर कल के आप कहीं पे बनेंगे तो उम्मीद की जाती है कि आपको बेहतर तरीके से सतही नहीं बल्कि गहराई से भी आपकी चीज़ों का पता हो। तो इसमें सर मेरा ये कहना होगा, जितने लोग भी हमें सुनेंगे, तो मेरी एक बड़ी अच्छी आदत सर कॉलेज टाइम पे डेवलप हुई। वो ये था कि जैसे हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड के यहाँ अखबार आया करता था, तो जब वो कॉलेज अपने स्कूल को चले जाते थे तो मैं उनसे अखबार ले लिया करता था। तो अखबार सर जब मैं पढ़ता था तो मैं हमेशा विद पेन एंड पेपर पढ़ता था। अच्छा। मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने अखबार बस सामने खोल लिया और पढ़ लिया। अच्छा। तो हमेशा सर पूरी कोशिश ये रही थी कि पूरा मैं अखबार जो पढ़ूं वो हमेशा पेन और पेपर के साथ में पढ़ूं। अच्छा। तो उसमें सर ये रहता कि जैसे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी तो नोट कर ली, उसको नोट कर तो लिया। धीरे धीरे मतलब वो एक आध साल में सर मेरे पास पूरी कॉपी भर गई, और ये माने कि मेरा उतना अच्छा जीके अपडेट हो गया वहाँ पे। दूसरी बात ये थी कि जैसे सर पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी में भी जो है वो ये होता है सर, मेंस का जो एग्जाम होता है वहाँ पे आपसे आपकी वैचारिक क्षमता देखी जाती है और आपकी लेखन क्षमता दी जाती है। तो मेरा सर हमेशा मानना ये रहा है कि अच्छा वही लिख सकता है जो अच्छा पढ़ता है।
हाँ। वहाँ पे। तो मैं उसमें सर जो एडिटोरियल सेक्शन आता है, संपादकीय जो सेक्शन आता है, मुझे लगता है कि वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लगातार एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उससे दो चीज़ें बेहतर होती हैं। एक तो आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ती है, चीज़ों के बारे में बहुत, क्योंकि उसमें अलग अलग रोज अलग अलग लोग जो है अपने अपने लेख लिखते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है भरत झुनझुनवाला उस समय जब कि जो अहमदाबाद के प्रोफेसर थे, तो वो जब उसमें इकोनॉमी पे सेक्शन लिखा करते थे, तो मैं हमेशा भरत झुनझुनवाला सर के लेख पढ़ के सोचता था, मैं कहता था कि इतना अच्छे टीचर पढ़ाते हैं IIM अहमदाबाद में। अच्छा। क्योंकि वो इतने टिपिकल इकोनॉमिक्स को भी सर बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाते थे। मतलब वो बादाम का कंपैरिजन मूंगफली से करके दिखाते थे अपने जो लेखों में। कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे भी कंसेप्ट अच्छे होते हैं। तो उसके बाद इसलिए जब मैंने भी सर मेंस दिया, तो मतलब मुझे लगा कि वो कनेक्टेड तरह की जो चीज़ें जब मैंने लिखना शुरू किया मेंस पर, तो मुझे लगा कि हर कोई हम में से भी, हम भी जब कॉपियाँ जांचते हैं, हमारी कोशिश भी होती है कि बच्चा कहीं ना कहीं जो है ऐसी चीज़ें लिखे, मतलब बहुत हवाई चीज़ें ना लिखे, वो कनेक्टेड चीज़ें लिखे, जुड़ के जो है चीज़ें लिखे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि सर जैसे शुरुआत हमें PCS इस तरह के एग्जामों की पहली बात तो अखबार से करनी चाहिए। हम अपना एक रेगुलर अखबार पढ़ना शुरू करें, तो जिसके लिए हम लोग उसमें खासकर कीला वाली कभी ना करें, कि चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी अखबार हो। और उसके बाद जो है सर बेसिक जो हमारी किताबें होती हैं, खासकर जैसे मैंने देखा है कि उसमें मैथ्स वगैरह का बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो मैं जैसे हमारे यहाँ पे जो बच्चे जिनको हमने कोचिंग यहाँ पे कॉलेज में देना शुरू किया, तो मैंने उनसे कहा भी था कि आपके घर में कम से कम तीन मैप होने चाहिए। पहला विश्व का, दूसरा भारत का, तीसरा उत्तराखंड का। मैंने कहा आपकी दीवारों पे टंगे हुए होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा हमारा दिमाग सर जो काम करता है वो चीज़ों को याद करके नहीं करता, वो देख के करता है। तो एक फोटोजेनिक तरीके से हमारी जो मेमोरी का काम करती है, जितने सेंस का यूज हम यूज जी जी बिल्कुल। तो हम लगातार देखते देखते सर चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो मैप की हेल्प से ही चीज़ों को पढ़ना समझना, फिर बेसिक जो हमारे NCERT की सर किताबें होती हैं उनसे तैयारी की जाए। उसके बाद में फिर जो बड़ी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत इस तरह की जो किताबें, तब सर पढ़ा जाए। तो मेरा यही अप्रोच होगा कि बच्चे अखबार से सर शुरुआत करें। जी उसको ढंग से पढ़ने से। जी हाँ बिल्कुल सर, आपसे निश्चित रूप से जो आपने मार्गदर्शन दिया, इससे जो PCS की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। और बहुत सारे मुद्दों पर सर आपसे बातचीत हुई जी। आप विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी बातें आपसे हुई और काफ़ी कुछ आपने बताया हमें और अपने दर्शकों को। अब विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ के विज्ञान सीखा नहीं जाता, उसको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल तरीके से विज्ञान सीखा जाता है। मतलब सर हम भी पूछते थे ना, मैं भी अक्सर प्रश्न पूछता हूँ, वो जैसे मैं पूछता हूँ पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, जी। कक्षा 2-3 में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देता है, क्लोरोफिल या बिल्कुल जी। 11-12 वाला भी वही बताता है और 1 नंबर आ भी जाएगा। जी जी। लेकिन पर अब उत्तर ये है कि उसने वो रटा हुआ है एक लाइन ना, लेकिन क्या वो रंग बनने की प्रक्रिया को समझ गया है? अगर समझ गया तब तो वो जानता है। सही बात। अब वरना एक लाइन का तो कक्षा 4-5 का भी रट रहा है, कक्षा 5 का भी रट रहा है। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार जो समझने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वो काफी आगे बढ़ेगा, बोझ भी शिक्षा उसको नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बातें रही सर। मनोहर जी, कोई आपका क्वेश्चन अंत में, आप फिर इसको हम समापन करते हैं। सर बड़ा अच्छे मैसेज आपने अभी बच्चों को दे दिए हैं, थैंक यू सर। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा है। अब जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा आने वाली है या आपकी इसमें सेमेस्टर चल रहे होंगे, जी जी जी। तो वो लोग अपना आंसर को किस तरह से पुट अप करें कि अपनी कई बातों को जो पूछा गया है, तो उसमें आपके अनुभव बड़े काबिल और एक संदेश कामयाब रहेंगे। जी जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, जैसे बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, चाहे सेमेस्टर के या किसी भी स्तर पे सर जो कोई एग्जाम देता है बच्चा, तो पहली बात तो सर मैं ये कहूँगा कि जैसे कहीं ना कहीं जो एक रटने की क्षमता है सर, वो बच्चों को कम होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात सर मैं ये कहूँगा कि जैसे बच्चा जो है, जैसे मैं अक्सर इस बात को अपने पूरे आज के जो अपना आख्यान था इसमें बात में करते रहा हूँ, वो ये कि बच्चा कनेक्टेड रहने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं सर जैसे हम क्या करते हैं, इवन मैंने बच्चे भी देखा है सर, मैंने अपने छात्रों को भी देखा है और देखा कि बच्चे क्या करते हैं सर, जैसे मान लीजिए उनको कुछ प्रश्न भी दिया गया है, तो वो क्या करें सर, सीधे सीधे उन्होंने किताब से देखा और ऐसी इट सर लाइन लिख दी है। तो सर मैं बच्चों से हमेशा कहना चाहूँगा, जो भी हमारे जो पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हो और बच्चे अगर हम इसको देख रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पढ़ने के बाद जो है बच्चा कम से कम 5 मिनट मनन करे एक बार। बिल्कुल। वो मनन करने के बाद वो सीखे सर, वो समझे कि आखिर मैंने किया क्या है। उसके बाद जो उसके सर उत्तर होंगे वो उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम भी सर कॉपियां चेक करते हैं, कभी देखते हैं, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि आपने देखा होगा, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षक हैं, तो हमने देखा कि हम भी जो जवाब चाहते हैं सर, हम लाइन बाय लाइन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा हमें समझा दे। बच्चा कहीं ना कहीं समझा दे और हमें पता चल जाए कि बच्चा इस कंसेप्ट को जानता है, क्योंकि हमें वो रटी रटाई डेफिनेशन चाहिए ही नहीं ना, हमें सर एक वो कंसेप्ट चाहिए कि बच्चा उस चीज को समझ गया करके। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कभी भी सीधे सीधे मतलब किसी किताब से जवाब लिखने के बजाय करने के बजाय बच्चा पहले उस कंसेप्ट को पढ़े, थोड़ा देर अपने आप में मनन करे, उसके बाद अपने शब्दों में लिखे। जैसे रिचर्ड फाइनमैन है सर, बहुत फिजिसिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, वो भी यही कहते थे। वो कहते थे पहले आप पढ़िए, थोड़ा मनन करिए, उसके बाद जो है आप फिर
उसका सोचिए कि आखिर मैंने पढ़ा क्या। अगर आपको लगता है कि आपने अगर उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए। तो यही मेरा सर एक मैसेज होगा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए खास करके। जी सर, बहुत बहुत अच्छे आपके ने जो टिप्स दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें, और आपकी जो स्पेशली जो आपने इनोवेटिव स्कूल में कॉलेज में कर रखे हैं जी वो उसको मैं प्रिपेयर करूंगा कि बच्चे आप लोग जो भी हैं जी जी जरूर अपना खाली समय जब आपको मिल रहा है तो 2 बजे से सर के पास क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी बिल्कुल। बस आपको केवल वहाँ पर डिसिप्लिन रह करके रहना है जी। और आप लोग वहाँ पर अच्छा सीखेंगे। तो इस सेशन की समापन के साथ सर बस बिल्कुल लास्ट में जो भी सर ने समझाया, मतलब भाई ज्ञान वही है, अगर जो भी आपने पढ़ा है अपने जीवन से आप उसको जोड़ पाते हैं तो वो ज्ञान है, वरना किताबें लाइब्रेरी तो दुनिया भर की मिलेंगी। जो आपने पढ़ा है उसको आप अपने जीवन में अमल कर पा रहे हैं, अपने जीवन से जोड़ पा रहे हैं, चारों ओर की घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं, तब आप साइंस सीखते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बात है। और साइंस वाली जो अभी बात कर रहे थे अपनी भाषा में, लेकिन मुझे सर वो 3 इडियट हाँ। वो सीन याद आया जब मशीन की परिभाषा पूछता है बिल्कुल 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 प्रोफेसर बिल्कुल ये घटना मार हाँ जी 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 वो वाली बता रहे हैं, बिल्कुल, और जी, जी। आसानी भाषा में जी, आप जी, वही। दर्शकों को ही पता होगा। जी जी तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे चर्चा करके, जी। बहुत अच्छा लगा, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस धन्यवाद मंच सर, पर आपने आप सर आए और बहुत अपना अच्छा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।